शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ देखने वाले हैं पीआईबी से। पीआईबी में कल की डेट में यदि न्यूज़ देखें तो उतनी खास कोई न्यूज़ नहीं आई है। एक न्यूज़ है जो कि आपकी कॉमन जानकारी के लिए है। इसकी जानकारी हम सभी को होना चाहिए यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। यूपीएससी ने एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए एक हेल्पलाइन चालू की है। इसी के बारे में ये न्यूज़ है। तो संघ लोक सेवा आयोग मतलब यूपीएससी ने जो भी परीक्षाएं वो लेती है, भर्ती लेती है, और जो व्यक्ति आवेदन करने वाला है, आवेदन की इच्छा रखता है, एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, और जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन है। टोल फ्री नंबर है 1811 8711। ठीक है, ये क्या है, पूछताछ की प्रक्रिया को एक प्रकार से आसान बनाती है और हेल्पलाइन सभी कार्य दिवसों पर काम करेगी। उपरोक्त श्रेणियों के सभी अभ्यर्थी यदि किसी भी भर्ती आवेदन को भरना चाहते हैं और उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पे लगा करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा परीक्षा से संबंधित आपको यदि कोई जानकारी चाहिए, सहायता चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर सकते हैं 1811 8711। और मैप वाले पोर्शन में हम देखेंगे लेक लेडोगा के बारे में। रसिया में यह झील पड़ती है, कुछ कुछ फैक्ट इसके हम देख लेंगे। ठीक है, कई सारी नदियां यहाँ पर हमको दिखाई दे रही हैं जो कि अपने पानी को यहाँ पर प्रवाहित करती हैं, और कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो यहाँ के पानी को खाली करने का काम करती हैं, जैसे कि वोस्की रिवर है एक। ठीक है, लेक लडोगा के किस तरफ पड़ेगी ये, पश्चिम वाले हिस्से में। साउथ की तरफ चले जाओगे और पूरब की तरफ तो स्वीर रिवर, स्यास रिवर और वोल्खोव रिवर, मेन तो 4 रिवर ही यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके बाद आगे जब हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो उसमें भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कौन सी रिवर यहाँ पानी ला रही है, कौन सी रिवर यहाँ से पानी को निकालती है, आउटफ्लो करती है। अब जो झील हम देखे हैं वो रसिया के किस रीजन में पड़ती है, तो उसका रीजन है करेलिया रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रसिया। मतलब यदि ये रसिया है तो इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है और इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है, इस हिस्से को करेलिया रीजन कहते हैं, और इसी हिस्से में ये झील स्थित है। इस रीजन में कहा जाता है कि 60,000 झीलें हैं, जिनमें इंक्लूड है यूरोप की 2 लार्जेस्ट झील, ओनेगो और लेडोगो। लेक लेडोगो इज रसिया सेकेंड लार्जेस्ट लेक लोकेटेड इंटायरली विद इन द कंट्री आफ्टर लेक बेकाल। तो सबसे बड़ी बेकाल, उसके बाद सेकेंड नंबर पर लडोगा। इट इज़ द वर्ल्ड्स 14वें नंबर की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे विश्व भर में तो 14वें नंबर पर इसका स्थान आता है। तो ये आप देख रहे हैं कहाँ पर है लेक लडोगा, उसका मैप बताया गया है। तो जैसे कि हमने कहे थे रसिया का नॉर्थ और पश्चिम वाला हिस्सा, तो यहीं पर स्थित है लेक लडोगा। एक बात और यहाँ हमें ध्यान रखना है कि ये जो लेडोगा झील है ये सेपरेटेड होती है फ्रॉम लेक ओनेगा। मतलब लेक लेडोगा और लेक ओनेगा कैसे सेपरेट होती हैं आपस में, तो बाय द टाउन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ओलोनेट्स करेलिया। तो बीच में एक टाउन पड़ता है ओलोनेट्स करेलिया, यही टाउन दोनों झीलों को अलग करने का काम करता है। इट इज़ बाउंड टू द नॉर्थ बाई लेडोगा करेलिया रीजन। वेस्ट तरफ जाओगे तो रिमोट करेलियन इस्थमस रीजन, और साउथ वेस्ट की तरफ जाओगे तो एक इंगीरिया रीजन पड़ता है। लेक लडोगा इज द यूरोप्स लार्जेस्ट लेक लोकेटेड इंटायरली विद इन द कॉन्टिनेंट। इट कवर्स एन एस्टिमेटेड 17,600 वर्ग किलोमीटर का एरिया, लार्जर देन 4 US स्टेट। ठीक है,
यूएस स्टेट, चार के बराबर, कुवैत और कतर। देयर आर ओवर 600 आइसलैंड विथ ए कंबाइंड टोटल एरिया ऑफ 435 वर्ग किलोमीटर। बहुत सारे आइलैंड है यहाँ पर। लेक लडोगा इस 219 किलोमीटर लंबी, 83 किलोमीटर वाइड, विथ एन एवरेज डेप्थ ऑफ 51 मीटर। मैक्सिमम गहराई आपको 230 मीटर देखने को मिलेगी एट ए पॉइंट नियर वलाम आइलैंड। तो ये हमको ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा गहराई कहाँ पर है, वलाम आइलैंड में। लेक लेडोगा हैज़ ए वॉल्यूम ऑफ 837 घन किलोमीटर एंड इट्स बेसिन स्पेंस 2,59,000 वर्ग किलोमीटर में। और दो झीलों की हम जो बात कर रहे थे, लेक ओनेगा की और लेक लेडोगा की, तो बीच वाला जो एरिया है ना, इसका नाम हमने देखे थे कि क्या बोलते हैं, उसको हम देख चुके हैं। इसके अलावा कुछ कुछ नदियां हैं जो अपने पानी को यहाँ पर छोड़ती हैं, जैसे कि विनखोव, और भी एक रिवर है सिविर रिवर। इसके अलावा भी हम जो रिवर हैं उनको डिटेल में देखेंगे। एक बात याद ये रखना है हमको कि वाउस्की रिवर, वोल्खोव रिवर, स्यास रिवर, सिविर रिवर, ये जो चार नदियां हैं ना, अपने पानी को यहाँ पर ले जाके छोड़ती, इनफ्लो करती हैं चारों रिवर। लेकिन जो नीविया रिवर है, केवल एक ऐसी रिवर है जो कि यहाँ के पानी को खाली करती, कहाँ लेके जा रही है, सेंट पीटरबर्ग इसके किनारे पर स्थित है। गल्फ ऑफ फिनलैंड, मतलब बाल्टिक सी में अपने पानी को ये खाली करती है। अब हम चलते हैं फ्रंट पेज की तरफ और न्यूज़ को देख लेते हैं। तो जो पहली न्यूज़ आई है वो किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर के है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फार्मर्स को ये अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, विरोध प्रदर्शन करने का सरकार की नीतियों के खिलाफ, लेकिन आप रोड को ब्लॉक नहीं कर सकते हो। फार्मर्स ब्लेम पुलिस, सीक नॉट टू प्रोटेस्ट एट रामलीला मैदान जंतर मंतर। और दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि हमने तो रोड को ब्लॉक किया ही नहीं है, पुलिस ने रोड को ब्लॉक किया है, और हम जो है अनुमति मांग रहे हैं कि हमें रामलीला मैदान जंतर मंतर जाने दिया जाए, वहाँ हम शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे। तो राइट टू प्रोटेस्ट को लेकर के कुछ बातें हैं जिनको हम देख लेते हैं। ये ना फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, राइट टू प्रोटेस्ट। द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली इज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ पर उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 19(1) ए गारंटी प्रोवाइड करता हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए। और आर्टिकल 19(1) बी क्या कहता है कि सिटीजन द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विथआउट आर्म। आप इकट्ठे हो सकते हो, संगठन बना सकते हो, लेकिन आपको कोई हथियार नहीं रखना है। एक बात यहाँ पर ध्यान में रखना जरूरी है, क्या अनुमति लेना इसमें ज़रूरी है? तो इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि धरना प्रोटेस्ट प्रदर्शन करना, प्रोटेस्ट करना है तो किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, और प्रदर्शन के लिए पहले से अनुमति लेना जरूरी है। मौलिक अधिकारों का हवाला देकर अपने अधिकार का इस्तेमाल करने के साथ ये भी जरूरी है कि सभी तरह के कानून का पालन आपको करना है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। वहीं 19(1) में नागरिकों को अधिकार है कि वो अपनी मांग और किसी बात के विरोध के लिए शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड। ठीक है, तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। कौन कौन सी स्टेट और देशों के साथ में असम की बाउंड्री टच होती है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ में काफ़ी बड़ी बाउंड्री है इसकी। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आप चले जाओगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के साथ में। इसके अलावा देशों की हम बात करें तो भूटान के साथ में बाउंड्री शेयर होती है जिसकी राजधानी थिम्पू है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के साथ ये इतना एरिया अपने बॉर्डर को टच करता है। बांग्लादेश के साथ में ये 2 बार अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक है, तो एक हो गया बांग्लादेश और दूसरा हो गया भूटान। कुछ कुछ बातें हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से रिलेटेड।
भारत के असम राज्य में ये स्थित है। इसका एरिया है 430 वर्ग किलोमीटर का। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भारत में एक सींग वाले गैंडों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे अधिक एक सींग गैंड वाले जो गैंडे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। दूसरी बात, प्रवासी पक्षी भी सर्दी के टाइम में यहाँ पर आते हैं, साइबेरियन प्रवासी पक्षी। काजीरंगा नेशनल पार्क को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1976 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर, जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं ना, घोषित किया गया। 2006 में इसको बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। नेशनल पार्क क्या होते हैं? तो भारतीय पर्यावरण और वन मंत्रालय का कहना है नेशनल पार्क वो प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे सरकार द्वारा किसी अभ्यारण्य के अंतर्गत या फिर बाहर के किसी क्षेत्र को पारिस्थितिक, पशु पक्षी, वनस्पति, भूआकृतिक, जैव संरचना के महत्व, संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से संरक्षित घोषित किया जाता है। ठीक है, उसको संरक्षित घोषित किया जाता है, वही एरिया कहलाता है नेशनल पार्क। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 राज्य सरकार को नेशनल पार्क घोषित करने की पावर देता है। इस अधिनियम के आलोक में पर्याप्त पारिस्थितिकी, जियोमॉर्फिकल और प्राकृतिक महत्व वाले क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जाता है। और केंद्र सरकार को भी ये पावर है। भारत में नेशनल पार्क IUCN के अंतर्गत श्रेणी सेकंड में सूचीबद्ध संरक्षित क्षेत्र है। पहला नेशनल पार्क कौन सा था? 1936 में हैली नेशनल पार्क, जिसे हम आजकल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के रूप में जानते हैं। इसके अलावा असम में और भी सारे राष्ट्रीय पार्क, जैसे कि डिब्रू सोखेवा राष्ट्रीय पार्क, मानस राष्ट्रीय पार्क, ओरंग राष्ट्रीय पार्क और नामेरी राष्ट्रीय पार्क। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। देखो, पेड़ पौधों और वन्य जीवों का संरक्षण आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनकी संख्या देखें ना तो नेचुरली रूप से बढ़ नहीं रही है, किसी न किसी कारण से इनकी संख्या घटते ही जा रही, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे वो वन्य प्राणी। जब जंगल ही धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं तो पशुओं का जो आवास है नेचुरली रूप से वो कम हो रहा है, इसलिए इनकी संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। ह्यूमन और जानवरों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, टकराव होता है, क्योंकि उनका आवास खत्म हो गया, भोजन की कमी हो गई है, तो अब वो रिहायशी इलाके में आएंगे और फिर होता है ह्यूमन और जानवर के बीच में टकराव। तो दूसरी बात तो ये है। तीसरी बात ये है, उनका जो एरिया है आप वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, जंगलों को काट के खेत बना रहे हैं या फिर वहाँ पर घर बनाने लग जाते हो। उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसका नाम हमें याद रखना है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, CEC जिसको कहते हैं। तो CEC जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इसने कहा है असम की गवर्नमेंट को कि जो है आप इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है आइडेंटिफाइड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में काजीरंगा में, वहाँ पर आप जो है एक्शन लीजिए। इन ए लेटर टू स्टेट चीफ सेक्रेटरी ऑन अक्टूबर 6, CEC मेंबर सेक्रेटरी Amarnath Sethi said an action taken report should be submitted to the panel with 4 weeks. CEC had taken note of an inspection report on violation of the court's order which disallow new construction on private land that form part of 9 animal corridor. तो 9 एनिमल कॉरिडोर हैं जहाँ पर ये बता दिया गया है कि आप कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकते, वहाँ पर यदि आप करोगे तो ये अवैध होना। इसके बाद वाली न्यूज़ है COP26 के शिखर सम्मेलन को लेकर के। प्रधानमंत्री क्लाइमेट मीटिंग जो कि ग्लासगो में होने वाली है, इसमें अटेंड करने वाले हैं। डेलीगेशन फ्रॉम US, EU एंड UK विजिट दिल्ली टू डिस्कस इंडियाज क्लाइमेट गोल। अब इसके अलावा ठीक है, कुछ प्रतिनिधि हैं US, UA और UK के, इन्होंने विजिट किया था दिल्ली
इंडिया के क्लाइमेट के क्या गोल हैं इसको लेकर के, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये ट्रैवल करने वाले हैं ग्लासगो ऑन 31 अक्टूबर, ताकि वो अटेंड कर सकें यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जिसको शॉर्टकट में COP26 कहते हैं। इंडिया हैज़ कन्वेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट दिस वीक, सोर्स ने कन्फर्म किया था। इसमें एक बात और है, वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड। पीएम मोदी एंड यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आर एक्सपेक्टेड टू जॉइंटली लॉन्च वन वर्ल्ड वन सोलर वन ग्रिड इनिशिएटिव एट द समिट वेयर 8 लेटेस्ट 120 वर्ल्ड लीडर हैव कन्फर्म देयर अटेंडेंस। तो एक मुद्दा तो ये उठाया जा सकता है यहाँ पर। इसके अलावा भारत अपनी तरफ से ये पक्ष रखेगा कि हम जो है कोयले के ऊपर निर्भरता कम करेंगे और 450 गीगावाट की रीन्यूएबल उत्पन्न करने का जो टारगेट है ना 2030 तक, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। एक न्यूज़ हम देखने वाले हैं कोंकण शक्ति एक्सरसाइज को लेकर के। ये है बाइलेटरल कोंकण एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज है conducted between India and Britain. The Konkan series of exercise was started in 2004. Since then, the exercise is hosted in rotation by both navies and has grown in complexity, scale and intensity. तो इस साल यदि इंडिया करवा रहा है तो अगले साल ब्रिटेन करवाएगा, ऐसे करके चेंज होते रहता है इसकी एक्सरसाइज। इसके अलावा भी कुछ एक्सरसाइज हैं बिटवीन इंडिया और यूके। एक्सरसाइज इंद्रधनुष एयर फोर्स की एक्सरसाइज है। अजय वॉरियर है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। यूके इंडिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इज टू कीप पीस एंड स्टेबिलिटी। तो मेन जो उद्देश्य यही है कि शांति हमको बनाए रखना है और स्थिरता बनाए रखना है, इसलिए हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर HMS क्वीन एलिजाबेथ एम्स टू स्ट्रेंथन कल्चरल टाइज विद इंडिया। इसके साथ साथ में ऐसा कहना है CSG टॉप ऑफिसर का। तो ये एयरक्राफ्ट जो कैरियर है ये आया है कहाँ से? ब्रिटेन से। एज द यूनाइटेड किंगडम्स Carrier Strike Group CSG gets ready for one of the biggest joint exercise, Konkan Shakti, with India's armed forces. Its aircraft carrier HMS Queen Elizabeth has an added task. It aims to strengthen military. इसके साथ साथ में हमारी जो संस्कृति है ना उसका भी आदान प्रदान होने वाला है इससे। आगे बात करी जाती है कि जैसी हम सोच रखते हैं ना वैसे ही कई सारे देश भी हैं। इसके अलावा वो सब देश जो कि इस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, पानी वाले एरिया में, तो सब लोग यही चाहते हैं कि हम फ्री होकर के ट्रेड कर सकें। कभी कोई ये ना कहे कि आप हमारे एरिया में क्यों चले आए, एरिया अपना है। बट व्हाट इज़ द रियली इम्पोर्टेंट इज़ द नेशंस, आई मीन इंडिया, यूके, जापान और भी कई सारी कंट्री हैं इन द रीजन आर मैरीटाइम ट्रेडिंग नेशन हैव बीन 400 ऑफ ईयर्स वी रिलाई ऑन द फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड अनइनकम्बर्ड एंड दैट इज ह्यूजली इम्पोर्टेंट टू अस। एंड मैं ये सोचता हूँ कि एनीबडी ट्राइज टू स्टाइमी दैट और स्टॉप दैट, द लाइक माइंडेड नेशन वुड वांट टू कम टुगेदर एंड स्टैंड अगेंस्ट इट। तो ट्रेड को कोई भी बाधित करेगा, हमारे जैसी सोच वाले पूरे जो देश हैं वो एक साथ आकर के खड़े रहेंगे। ऐसी न्यूज़ ऐसी आई है। और भी कुछ एयरक्राफ्ट के बारे में बात बताई जाती है। स्टेशन 50 माइल ऑफ द मुंबई कोस्ट, मुंबई की कोस्ट से 50 माइल ऑफ की हम बात कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर इन द वर्ल्ड जिसको डिज़ाइन किया गया फ्रॉम द आउटसाइड टू ऑपरेट 5th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट।
इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, 5वें जनरेशन के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑपरेट कर सकते हो, विच विल बी होस्टिंग मेंबर फ्रॉम इंडस्ट्री, ट्रेड, साइंस, टेक्नोलॉजी इन कमिंग डेज। इसके बाद एक न्यूज़ आई है FATF की लिस्ट से संबंधित। तो पाकिस्तान को जो है ग्रे लिस्ट में अभी कंटिन्यू रखा जाएगा, ऐसा FATF की तरफ से कहा गया है, क्योंकि उसको जो टारगेट दिए गए थे ना उसको उसने पूरा नहीं किया है। ठीक है, जैसे कि टेरर को बढ़ावा देना, टेरर को फाइनेंस प्रोवाइड करना, उनके लिए एक अच्छी प्लेटफॉर्म या फिर जगह तैयार करना, ऐसे बहुत सारे काम है जो उसको करना था। ठीक है, 34 ऐसे काम उसको दिए गए थे जिसमें से उसने 30 आइटम को ही सॉल्व कर पाया है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जाता है द FATF आल्सो अनाउंस द ग्रे लिस्टिंग ऑफ जॉर्डन, माली और तुर्की फॉलोइंग द कंक्लूजन ऑफ द प्लेनरी सेशन।